नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.5 को ओवर किया था, ओके, और हमारे सारे क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे, ओके। आज की क्लास में हमें जो हमारा टॉपिक डिस्कस करना है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड मैट्रिसेस, ओके। कहाँ पे हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था कि हम इनका यूज़ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में करते हैं, ओके। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसको फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 4.6 के बेसिक कंसेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड मैट्रिसेस में जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ओके। हाउ टू चेक कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, ओके। इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, है ना, या वन सॉल्यूशन या मोर देन वन। तो वन सॉल्यूशन होगा उसको यूनिक बोलेंगे और मोर देन वन को इनफिनिटली मेनी, है ना। तो देखो, इफ सॉल्यूशंस आर यूनिक और अगर सॉल्यूशन इनफिनिटली मेनी, मतलब यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, ओके। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको हम यूनिक बोलेंगे, और वन से ज्यादा आ रहा है मतलब वो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। अगर ये दो कंडीशन किसी सिस्टम की बन रही है मतलब वो सिस्टम एक कंसिस्टेंट सिस्टम है, ओके। अगला है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, मतलब उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, उस सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया कि अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपको वन सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो एक कंसिस्टेंट सिस्टम है, या वन से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहा है तो भी वो एक कंसिस्टेंट सिस्टम है। बट अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देन वो सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, ओके। इसके ऊपर मैं आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी बता दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है। हमें इस एक्सरसाइज में मेनली फोकस करना है यूनिक सॉल्यूशन पे। हमारा जो सिलेबस में है वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखो लिखा है, वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन ओनली। तो हमें जो यहाँ पे सोल्व करना है वो ओनली यूनिक सॉल्यूशन करना है। मतलब आपके जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो यूनिक सॉल्यूशन के ही क्वेश्चन है, तो आपको वही सोल्व करना है, ओके। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सो फाइनली हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जिससे हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आपको करना यही है चैप्टर में, ओके। यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि जो हमारा जो सिलेबस में है वो है यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो आपको इसको ध्यान से समझना है कि एक्चुअली मैं जो आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन का प्रोसेस ही है, क्वेश्चन को भी आपको इसी तरह से सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। अब वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल है, ओके। आपको 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन भी दे सकते हैं, 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन भी दे सकते हैं, ओके। तो जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 3 वेरिएबल का ले रहा हूँ, है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, है ना। ये मान लो कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको जब भी ये दिया जाएगा तो आप यहाँ से ए मैट्रिक्स लिखेंगे, है ना। मैं आपको बताया हुआ कि कैसे लिखते हैं, है ना। ए मैट्रिक्स क्या होते हैं, जो इन वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं, है ना, वो ए मैट्रिक्स में आते हैं। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, है ना। जो कोफिशिएंट होते हैं इन वेरिएबल के वो क्या होते हैं, मैट्रिक्स ए होते हैं, और जो वेरिएबल होते हैं वो एक्स मैट्रिक्स होते हैं, और जो इक्वल्स में होते हैं लीनियर इक्वेशन के वो बी मैट्रिक्स में होते हैं, ओके। इतना काम आप करोगे।
जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको वहाँ पे यही बताया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये मैंने वहाँ पे बताया था, है ना, ऐसे लिखते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप इनको इसमें लिखो, मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, और अगर आप इसमें मैट्रिक्स x का मल्टीप्लाई कर दो x y z का और इक्वल में D1 D2 और D3 कर दो, तो जब आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 1 का है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और मल्टीप्लाई करके दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, और आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यही से सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। मतलब जब आप इन मैट्रिक्स को सोल्व करोगे तो आपको फिर से वही मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इसको x इजिकल टू बी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? x इजिकल टू बी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा तो आप सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखोगे, फिर मैट्रिक्स x लिखोगे, मैट्रिक्स B लिखोगे और x इजिकल टू बी फॉर्म में यहाँ पे कर दोगे। ओके, जब आप इतना काम करोगे उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले देखो, बात हो रही है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनवर्स फाइंड करना। तो जब मैंने आपको बताया था कि इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या हो? नॉन इक्वल टू 0 हो, है ना। तो यहाँ पे केस 1 लेंगे कि केस 1 है इफ A is नॉन सिंगुलर, if A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, that means determinant A not equal to 0, then its inverse exists। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स में लिख दोगे, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में। फिर वहां चेक करोगे कि क्या जो मैट्रिक्स ए है, क्या उसका डिटरमिनेंट 0 है या नॉन 0 है। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन 0 आता है, मतलब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब आपको क्या करना है? तो मैं यहाँ से एक जो मेन रिजल्ट उस पर जाता हूँ। तो मेन रिजल्ट कैसे आएगा? x इजिकल टू बी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। आप इसमें प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्री क्यों किया है ना। तो प्री मल्टीप्लाई कर दो a इनवर्स का बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इनवर्स इंटू a, यहाँ पे x इजिकल टू a इनवर्स इंटू b। अब आप देखो, अगर मैं पोस्ट करता तो क्या बनता? ax a इनवर्स इजिकल टू b a इनवर्स। तो यहाँ पे ये सोल्व नहीं होता, x a इनवर्स है ना, यहाँ पे ये सोल्व नहीं होता, इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किया, प्री किया। तो a इनवर्स इंटू a आई आ जाएगा, i इंटू x इजिकल टू a इनवर्स b। तो x इजिकल टू a इनवर्स b। ओके, ये है आपको जो यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ओके, सो दिस इक्वेशन provides unique solution of the given system of linear equation। ओके, और इस मेथड को हम एक नाम और बोलते हैं, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। तो अब मैं आपको समराइज करता हूं, क्या करना है आपको। सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स x, मैट्रिक्स B लिखोगे, फिर वहां से मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट चेक करोगे कि क्या डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या नॉन 0। अभी हम बात कर रहे हैं नॉन 0 की। अगर डिटरमिनेंट नॉन 0 आता है देन आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। नॉन 0 आता है मतलब आपको समझ जाना है कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन करने के लिए आपको A इनवर्स फाइंड करना होगा। तो जो मैट्रिक्स A है उसका A इनवर्स फाइंड करोगे। ओके, A इनवर्स फाइंड करने के बाद उसका B में मल्टीप्लाई करोगे
और फिर x से उसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके आपको वहां से x, अगर 2 वेरिएबल का तो xy की वैल्यू मिलेगी, 3 वेरिएबल का तो xyz की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये यूनिक सॉल्यूशन क्यों प्रोवाइड कर रहा है मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बोला था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। तो जब ये एक यूनिक आएगा, इस यूनिक में आप मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई करोगे तो एक पूरा मैट्रिक्स यूनिक आ जाएगा, और फिर एक्स वाई जेड को कंपेयर करोगे तो आपको एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू ही तो मिलेगी। इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, इसलिए हमें यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और इस मेथड को मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप इतना नोट करो, ये केस 1 था, फिर हम केस 2 की बात करते हैं। ओके, अब बात करते हैं केस 2 की। ओके बेटा, केस 1 जो है उसी पे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है। बट जब आप क्वेश्चन नंबर 1 से 6 कंसिस्टेंसी चेक करोगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो वहां पे इसका केस आ सकता है। तो इसको समझ लो। देखो, केस 1 में हमने सीखा कि हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करके यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। बट कभी क्या होगा कि किसी क्वेश्चन में डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना, कि इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। नॉट इक्वल टू, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तब तो आप यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे। बट अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तब आपको क्या करना है, आपको एडजॉइंट ए इनटू बी फाइंड करना है। एडजॉइंट ए निकालोगे, उसका बी के साथ प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर एडजॉइंट ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0 आया, देन आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो इनकंसिस्टेंट मतलब आपको मैंने पढ़ाया, मतलब नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। या एक केस ये भी हो सकता है कि अगर एडजॉइंट ए इनटू बी का प्रोडक्ट 0 आ जाए, उस केस में आप बोलोगे कि आइदर सिस्टम कंसिस्टेंट, है ना, आइदर सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दोनों बोल सकते हो आप। वहां पे दोनों बोलोगे कि अगर एडजॉइंट ए इनटू बी इक्वल टू 0 आ गया तो आप बोलोगे कि सिस्टम आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट होगा तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन। देखो, इनकंसिस्टेंट का मतलब तो आपको पता है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नो सॉल्यूशन। आप कहोगे कि सर कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन भी तो हो सकता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था कंसिस्टेंट में यूनिक और इनफिनिटली मेनी होता है, तो मैंने कहा आपसे कि बेटा यहाँ पे यूनिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, तो जब आप इसका इनवर्स फाइंड करोगे तो क्या आपको इसका इनवर्स मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 1/0 करोगे तो इनफिनिट मिलेगा ना, इसीलिए तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा है ना, इसलिए इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, इसलिए यह यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अब मैं समराइज करता हूँ आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, आप मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स बी लिखेंगे, वहां से मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स आप कैसे फाइंड करोगे? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स फाइंड कर लोगे, और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी में रखोगे, वहां से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, जो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और आपके सिलेबस में आपको वही करना है। बट अगर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात अगर हम करते हैं तो एक केस ये भी हो सकता है कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 आ जाए, तब आपको एडजॉइंट ए इनटू बी चेक करना है। अगर एडजॉइंट ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0 आया, उसका मतलब है कि वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, मतलब नो सॉल्यूशन। और अगर इक्वल टू 0 आ गया, मतलब वो सिस्टम आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ओके, तो ये ऑल अबाउट आपका एक्सरसाइज 4.6 का बेसिक्स था। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, इतने आप इसको नोट डाउन करो। अब आप देखो कि कैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना। तो देखो, एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 27, कंसेप्ट ओवर हो चुके हैं। कोई एग्जांपल है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप मैट्रिक्स ए लिखेंगे, तो यहाँ से मैट्रिक्स ए क्या होगा 2 5 3 2, फिर मैट्रिक्स एक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स एक्स क्या होगा बेटा एक्स और वाई, और मैट्रिक्स बी क्या होगा यहाँ से 1 और 7, है ना, मैंने आपको ये बताया ना। उसके बाद आप चेक करोगे कि डिटरमिनेंट ए, क्या चेक करोगे डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए कितना आएगा 2 5 3 2, है ना, तो 2 × 2 4 -15,
दैट मीन्स -11। तो यहाँ से क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है ना, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स इज यूनिक, या इट्स इनवर्स इज एग्जिस्ट है ना, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा, तो इट्स इनवर्स इज यूनिक एंड इट्स प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम है ना, तो इट्स प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम आपको कहां से मिलेगा, x इज टू ए इनवर्स b से मिलेगा। तो अब आपको x पता है, xy है, b पता है 1 से 1, आपको क्या नहीं पता है, a इनवर्स नहीं पता है, तो आप a इनवर्स फाइंड करोगे। तो a इनवर्स होता है क्या है, a इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट a। एडजॉइंट a मैंने आपको ट्रिक से बताया हुआ है ना, ऑर्डर 2 का एडजॉइंट a ट्रिक से कैसे निकालते हैं, इन दोनों को तो क्या करते हैं इंटरचेंज, तो ये तो 2 2 है, और इन दोनों का क्या करते हैं साइन चेंज, तो -5 और -3, ये आ गया एडजॉइंट a। तो इनवर्स कैसे होगा, a इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a, तो डिटर्मिनेंट a कितना है -11 और यहाँ पे कितना है 2 -5 -3 और 2। ओके, तो अब आप क्या करो, ये हो गया आपका a इनवर्स आ चुका है ना, तो आप क्या करो इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 को बाहर ही ले लेना ना, क्योंकि अभी आपको मल्टीप्लाई करना फिर दिक्कत आएगी, -2 5 3 और -2 ये आ जाएगा जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस में, है ना। मैट्रिक्स में इस तरह का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से होता है। अब आपको यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, तो x इज टू a इनवर्स b, x क्या है xy है, a इनवर्स क्या है, a इनवर्स क्या है 1 अपॉन 11 और -2 5 3 -2 और b क्या है, b है 1 और 7। ओके, तो अब आप इसका क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहाँ पे तो xy है और यहाँ पे 1 अपॉन 11 है ना, मल्टीप्लाई होगा ना, 2 + 2 का है और 2 + 1 का है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू 1 कितना आ जाएगा -2 और 5 इंटू 7 35। अच्छा इधर बताओ 3 इंटू 1 तो 3 -2 इंटू 7 14। ओके, तो यहाँ से जो xy होगा मार्कर की इंक खत्म हो गई, मेरा नया मार्कर कहाँ गया, हाँ xy। अच्छा यहाँ पे 1 अपॉन 11, अच्छा 35 - 2 33 और 14 में से कितना जाएगा 3 जाएगा, तो माइनस का 11 आएगा है ना, माइनस का 14 है तो। अच्छा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा xy। अच्छा इसका अंदर ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 11 का, तो 11 1 अपॉन 11 इंटू 33, तो ये 3 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और y कितना आ जाएगा -1। तो देखो आगे यूनिक सॉल्यूशन, x और 3 की इक्वेशन, x और 3 की वैल्यू आ रही है ना, ये यूनिक वैल्यू ही तो है। आप यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, जो आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी आप चेक कर सकते हो, इनको सेटिस्फाई करेगी। जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी वो थी 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। देखो ये इनको सेटिस्फाई भी करेगी। x 3 रखो है ना, तो ये 6 आ जाएगा और y -1 रखो तो -5, 6 - 5 कितना आ जाएगा 1, यहाँ रखो 3 × 3 9 + 2 × -1 -2, तो 9 - 2 7। ये जो वैल्यू आएगी ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि क्या मेरी xy की वैल्यू सही आई कि नहीं आई, इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के। ओके, तो ऐसे करना है, मैट्रिक्स को लिखना है a x और b को लिखना है, फिर डिटरमिनेंट a फाइंड करना है, वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नॉट इक्वल टू 0 आएगा मतलब आपको a इनवर्स फाइंड करना है, तो एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट से आपको क्या मिल जाएगा a इनवर्स मिल जाएगा। जैसे ही a इनवर्स मिलता है x = a इनवर्स b करोगे, x मैट्रिक्स को रखोगे, a इनवर्स मैट्रिक्स का b में मल्टीप्लाई करोगे, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो xy की वहां से आपको यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। इसको नोट डाउन कर लो। ओके बेटा, तो एग्जांपल नंबर जो 28 है, जो एग्जांपल 27 था उसमें 2 लीनियर इक्वेशन थी है ना, 2 लीनियर इक्वेशन है। तो जो मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स ए बनेगी वो
ऑर्डर 2 की बनेगी तो आपको उसका एडजॉइंट तो शॉर्ट ट्रिक से आता है। बट अगर जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन लीनियर इक्वेशन मतलब 3 वेरिएबल की होगी, तो मैट्रिक्स ए ऑर्डर 3 की होगी, तो वहां पे आपको सभी के कोफैक्टर फाइंड करने होंगे, देन ट्रांसपोज लेके आपको एडजॉइंट निकालना है, बाकी सब ऐसे ही करना है। ओके, तो एग्जांपल नंबर 28 आपका होमवर्क है। अब कुछ बच्चे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बता देता हूं कि कैसे हम सिस्टम की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ओके, तो इसको देखो, ये आपको दिया हुआ है ना सिस्टम, और क्वेश्चन है कि चेक कंसिस्टेंसी है ना, सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखोगे, क्या है यहाँ से 1 2 2 3 है ना। मैट्रिक्स एक्स लिखोगे, यहाँ से क्या है एक्स वाई, और मैट्रिक्स बी लिखोगे, यहाँ से क्या है 2 और 3 है ना। 1 2 2 3 1 2 2 3 एक्स वाई और बी क्या है 2 3। अब आप यहाँ से बस डिटरमिनेंट ए चेक कर लो, डिटरमिनेंट ए चेक करोगे तो क्या आएगा 1 2 2 3 है ना, 1 2 2 3, तो 3 - 4 दैट मींस -1, तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अब आपको यहीं से समझ जाना है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। मतलब आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। और जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम। बस आपको यही करना है ना, 1 से 6 में यही करना है। अब आपको मान लो कि आपने ये किया और आपका डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया, तब आपको फिर आगे क्या करना है, फिर आपको आगे एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करना है। फिर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इनकंसिस्टेंस है, और इक्वल टू 0 आता है तो क्या लिखोगे कि आइदर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस है ना। तो अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करोगे, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो बोल दोगे कि इनकंसिस्टेंस है, और अगर इक्वल टू 0 आता है तो आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बट और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू डायरेक्ट 0 आता है तो आपको पता है कि जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है मतलब इस सिस्टम का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब यूनिक, इनवर्स यूनिक होता है मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगा, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ओके, तो कंसिस्टेंसी ऐसे चेक करते हैं, और यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हम यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हो मैंने आपको एग्जांपल 27 में बताया। एग्जांपल नंबर 28 आप सोल्व करेंगे, और अगली क्लास में मैं एग्जांपल नंबर 29 को सोल्व करके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करूंगा। ओके, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अब आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.6 था। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। ओके, बाय।